May I come in, sir? Yes, yes. आइए। Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. बैठिए। Thanks. आपने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ना, जी सर। और फिर किया है ग्रेजुएशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जी सर। तो कौन सा डिग्री पहले लिया आपने? पहले सर मैंने डिप्लोमा किया था वर्ष 2014 में। तो फिर पीए फिर क्यों किया? जी सर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्यों किया? सर मुझे प्रशासन में आने की इच्छा थी, इसी के लिए सर मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ग्रेजुएशन किया ताकि कुछ प्रशासन की जानकारी मिले। यहाँ क्या रखा है ऑप्शनल? जी सर। ऑप्शनल क्या रखा है? ऑप्शनल सर हिंदी साहित्य है। तो फिर पीए छोड़ दिया? सर हिंदी साहित्य में मेरी रुचि हो गई, मैंने गोदान उपन्यास पढ़ा तो उससे थोड़ा प्रभावित हुआ, इसलिए साहित्य की तरफ रुचि हुई। हिंदी में आप एमए भी कर रहे हैं? सर वर्तमान समय में मैं कर रहा हूँ, लेकिन सर कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट नहीं हुआ तो लिखा हुआ है परसुइंग। जी सर। तब एमए कर रहे हैं, हिंदी में आपने यहाँ रखा है, तो बताइए तो काव्य की परिभाषा बताइए तो क्या है? सर रिपीट करेंगे सर थोड़ा? काव्य की परिभाषा? काव्य काव्य सर पदात्मक रचना है जिसमें सर एक छंद के माध्यम से रचना की जाती है उसकी, और सर उसमें भावना की प्रधानता होती है, उसमें लय होता है, तुक होता है। ये डेफिनेशन आपने कहीं पढ़ा है ऐसा कुछ कि अपने मन से बोल रहे हैं? क्या सर? पढ़ा है ये डेफिनेशन कहीं कि अपने मन से ही बोल रहे सर हैं? अपने मन से बोल मन रहा से बोल रहे हैं तो डेफिनेशन तो कहीं पे जब टेक्स्ट बुक है तो कहीं बनाया हुआ डेफिनेशन होता है, एक्सेप्टेड सेटल्ड होता है कहीं, सर एग्जैक्ट डिफिनेशन सर रिकॉल नहीं है ना? आपने कहा कि काव्य में छंद होना चाहिए, जी सर। है ना? क्या बिना छंद के काव्य नहीं हो सकता है? सर बिना छंद के भी हो सकता है, जैसे सर निराला ने तो डेफिनेशन यही गलत हो जाता है। सर मुक्त छंद में भी हो सकता है, और सर अनिवार्य अंग माना जाता है काव्य का छंद को, लेकिन सर उसके बिना भी रचना हुआ जब अनिवार्य कहते हैं तो फिर तो उससे कैसे कहते हैं उससे बिना भी हो सकता दोनों है? कैसे चलेगा? अनिवार्य का मतलब जिसका निवारण ना हो सके, मतलब लाना ही पड़ेगा, दोनों नहीं तो फिर मुक्तक चलेगा। कहा जाएगा। अब काव्य की परिभाषा में छंद को ले आते हैं, अपनी ही बात को आप फिर खंडित कहते ना हैं कि करें। बिना छंद के भी Sorry, काव्य हो सकता है। सॉरी सर। तो काव्य में क्या होना चाहिए, क्या होने पर वो काव्य हो जाता है? सर मेरे अनुसार काव्य में सर भावना की प्रधानता होनी चाहिए, यही सर उसका सबसे बड़ा सर। हाँ, भावना नहीं कहिए, भाव कहिए, हाँ सर भाव, है ना? या उसको और अच्छी तरह से कहिए, साहित्य के लग में तो रस कहिए उसको। जी जी। कोई सुना है ऐसा डेफिनेशन जिसमें रस माध्यम से काव्य को परिभाषित किया गया हो? सॉरी सर। सुना का वाक्यम रसात्मकम काव्यम, सॉरी सर। वाक्यम जो रस से रसात्मक हो वो काव्य होता है। सॉरी सर ऐसा। जब रस कितने प्रकार के होते हैं बताइए? रस सर सामान्यतः 9 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? सर रुद्र रस होता है, श्रृंगार रस, कौन कौन? रुद्र रस, रौद्र रस, श्रृंगार रस, भक्ति रस, करुणा रस। भक्ति रस होता है क्या? भक्ति रस नहीं माना जाता है। सर प्रेम रस होगा। सर 9 रसों के अलावा भक्ति रस और वात्सल्य रस को भी अगर ऐड किया जाता है तो टोटल 11 रस हो जाता है। नहीं 11 तो नहीं सुने हैं। हम तो 9 ही जानते रस नहीं हैं। माना जाता है, वात्सल्य का मान लिया जाता है, तब 10 हो जाते हैं। लेकिन और कोई रस सॉरी नहीं रिकॉल। इतना ही पता है। जैसे करुण रस, जी सर करुणा रस का पर्पस क्या होता है, क्या उद्देश्य है रस का? सर किसी भी काव्य को पढ़ने से जो आनंद की अनुभूति होती है वही सर रस होता है। हाँ, ऐसा कहिएगा, रस से आनंद की अनुभूति होती है। जी काव्य में जो रस होता है जी उससे वही आनंद हमें प्रदान है ना? तब बताइए कि करुण रस में क्या है? करुण रस करुण में रस सर काव्य में होता है, तो करुण रस से आनंद की उत्पत्ति क्यों होती है? सर करुणा भी एक प्रकार का आनंद ही है। जिस काव्य में को पढ़ने से हमारे अंदर दया करुणा जैसे भाव जागृत होते हैं तो उसी से हमें करुण रस की प्राप्ति होती है। जैसे करुण रस का कोई उदाहरण दे सकते हैं कि जो साहित्य में हमने पढ़ा हो जहाँ पर ये करुण रस का एग्जाम्पल हुआ? सॉरी सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे राजा हरिश्चंद्र थे, उनके पुत्र की मृत्यु हो गई, शमशान लाया गया उसको, जी है ना? ये यहाँ पर करुण रस नहीं है? है सर यहाँ। इससे कौन सा आनंद की प्राप्ति आपको हो रही है? सर इससे हम हमारे अंदर संवेदनशीलता आ रही है, और संवेदनशीलता भी तो सर अगर मनुष्य के अंदर सर आनंद की संवेदनशील प्राप्ति होनी चाहिए ना? सर मनुष्य अगर संवेदनशील होगा तो सर सभी को सुखी देखना ही चाहेगा, और वो भी तो सर एक आनंद ही होगा। वो इससे आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए। तो अभी कहिए कि जो वास्तविक घटना है उससे आनंद की प्राप्ति नहीं हो, वो तो करुणा के विषय है, सब रोता है।
कि जब वो साहित्य में आ जाता है तो साहित्य का मूल है मनोरंजन, आनंद, जी एंटरटेनमेंट होना चाहिए साहित्य से ना। इसीलिए साहित्य में जब वो आ जाता है तब उससे आनंद की प्राप्ति होती है कि देखो कितना अच्छा रो रहा है। ड्रामा देखते हैं ना, कोई आदमी रोता है तो आप भी बड़े रोते हैं, लेकिन एक्टिंग कितना बढ़िया रोया, कितना अच्छा एक्टिंग की, जी है ना। हाँ, तो उसे आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए। आपको हिंदी था यहाँ ना। जी अच्छा बताइए, ब्यूरोक्रेसी से क्या समझते हैं? सर, ब्यूरोक्रेसी एक तंत्र होता है जिसके माध्यम से सरकार की नीतियों का कार्यान्वयन किया जाता है। यह कुछ निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होता है। यह निश्चित नियमों के आधार पर कार्य करता है। इसमें पदों का हायरार्की होता है और इसमें सर औपचारिकताएं अधिक होती हैं। जैसे सिविल सर्वेंट्स के कंसेप्ट में एक नया कंसेप्ट इधर आया है, तो कहते हैं न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जी है ना। जी सर। उसका कोर कंसेप्ट क्या है? सर उसका कोर कंसेप्ट यह है कि वह एडमिनिस्ट्रेशन में मानवीय मूल्यों को समाहित करता है। वह मानव की ओर उन्मुख है और डेवलपमेंट पे ध्यान देता है। जो सर ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था वो सीधे सीधे सरकार की नीतियों को लागू करने से तक ही संबंधित था। उसमें सर मूल्य की कमी थी, इसमें सर मूल्यों की अधिकता है। तो किस रूप में करता है? मानव मूल्य कैसे समाहित हो जाते हैं उसमें? सर यह वेलफेयर पर, प्रोसीजर क्या होता है उसका? सर वेलफेयर पे ये ज़्यादा केंद्रित होता है। क्या जी? वेलफेयर पर सर, ह्यूमन वेलफेयर पे ये ज़्यादा केंद्रित। मतलब कैसे वो हो जाता है, क्या करने पर ज़्यादा वेलफेयर हो जाता है? सर क्योंकि उसको तो करना है, पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन, अपने उससे तो नहीं भाग सकता है ना। जी सर, सरकार की नीतियों को तो इम्प्लीमेंट करना है। हाँ। उसके साथ सर संवेदनशीलता दिखाना है, अर्थात पब्लिक से ज़्यादा क्लोज रिलेशन बनाएं, उनकी बातों को ज़्यादा सुना जाए, उनके ग्रीवेंस का रिड्रेसल किया जाए। नहीं, वही जाना मूल भावना जो है वो भावना है, डिफरेंस जो है मैनेजमेंट हो जाता है। वहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मैनेजमेंट हो जाता है, जिसको NPM भी कहते हैं, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, जी है ना। मैंने आप सिविल सर्विस में रूल नहीं कीजिएगा उसको, जी तो शासन नहीं कीजिएगा, बल्कि उसको मैनेज कीजिएगा। जी यही डिफरेंस हो जाता है ना। कि आपको वो काम करके मैनेज कर देना है उसको। जब मैनेजमेंट का काम होगा तो रूलिंग नहीं हो जाएगी, तो वो जो अपने आप वेलफेयर उसमें आ गया, जी है ना। ठीक है। रोहित जी ये बताइए, ये चंपू क्या होता है? चंपू चंपू चंपू, सॉरी सर, च म संयुक्त दीर्घोकार चंपू। सॉरी सर, इंग्लिश साहित्य में आता है ये। रिकॉल नहीं। गद्य और पद्य जब मिल जाता है एक रचना में तो उसे चंपू कहा जाता है। एम आई राइट? मैं सही बोल रहा हूँ? सर आप तो सही हैं। नहीं, ये आप साहित्य के विद्वान हैं, मैं नहीं हूँ, इसलिए मैं जानना सर, चाहता हूँ आपसे। इसके बारे में सर मुझे जानकारी। ठीक है, आप जरूर देख लीजिए। काव्य प्रकाश की रचना किसने किया है? काव्य प्रकाश? काव्य प्रकाश, सॉरी सर, नहीं पता है। अच्छा, माधुर्य भाव क्या है साहित्य में? सर प्रेम से संबंधित जो भाव होता है उसी को सर माधुर्य भाव कहा जा सकता है। माधुर्य भाव से भगवान की उपासना किसने की है? आप भक्ति काल में अगर देखें तो माधुर्य भाव से सर सूरदास के यहाँ दिखाई देता है। साथ ही सर रसखान के यहाँ भी माधुर्य भाव दिखाई देता है। सूरदास में माधुर्य भाव है, किसके माध्यम से, किसके चित्रण में आप देखते हैं कि सूरदास माधुर्य भाव का मतलब सहारा लेते हैं? सर जब वो एक कृष्ण और राधा के संयोग पक्ष का सर वर्णन करते हैं। अच्छी बात है। तो सर वहाँ पे कृष्ण के बाल रूप की जब उपासना सूरदास करते हैं तो वो कौन सा भाव है? वो तो सर वात्सल्य वात्सल्य। भाव। ओके। ये विप्रलंब श्रृंगार क्या होता है? विप्रलंब श्रृंगार, सॉरी सर नाम सुना हूँ लेकिन रिकॉल नहीं। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस के दो भाग जी, हैं, जी। संयोग और वियोग। जी सर। जब वियोग में गोपिकाएं रचनाएं उनको आधार बनाया- मेघदूत किस श्रृंगार का उदाहरण है? मेघदूत बताइए। सर फिर से सर रिपीट करेंगे? मेघदूत जी, किस श्रृंगार का एग्जाम्पल है? मेघदूत में सर कालिदास की रचना है, उसमें सर वियोग पक्ष वियोग का पक्ष, वही वर्णन। विप्रलंब। चलिए, अच्छा ये बात बताइए, ये तो साहित्य की बात हो गई। आपने लिखा हुआ है हॉबी में कि लिसनिंग टू भोजपुरी फोक सॉन्ग्स। जी सर। भोजपुरी के बहुत बड़े गायक का नाम बताएं जो बहुत प्रचलित है, बहुत प्रतिष्ठित है हमारे यहाँ। भिखारी ठाकुर। और कोई? शारदा सिन्हा है और सर भरत शर्मा है, भरत शर्मा भी है, महेंद्र मिश्र भी है। महेंद्र मिश्र, यही तो मैं सुनना चाहता था। बाकी तो महेंद्र मिश्र के शिष्य हैं ये लोग, जी, महेंद्र जी, मिश्र। जी अच्छा, विदेशिया आपने कभी सुना है? जी सर। आप एक लाइन गुनगुनाइए किसी विदेशिया का। उसमें सर बारहमासा है। आप विदेशिया का कोई एक लाइन गुनगुना दीजिए। आप सुनते भी हैं, गाते भी हैं क्या? सर गाते नहीं है, सुनते तो हैं। एक लाइन फिर भी बता सर याद दीजिए। है।
हाँ आवेला आषाढ़ मास लागेला अधिक आस, हाँ। बरखा में पिया संगे रहते विदेश। वाह रे वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब एक दो बात आप हमको इधर से राजनीति, मतलब राजनीतिक घटनाक्रम से आइए। इस सेंगोल क्या है, बड़ी चर्चा सुनते थे। सर सेंगोल एक सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। चोल साम्राज्य में यह प्रयोग किया जाता था सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में। हाल फिलहाल में इसको संसद भवन में, लोकसभा में रखा गया। तो उसको रखने के पीछे क्या उसकी फिलॉसफी थी, क्या सोच क्या थी, आप उससे सहमत हैं? सर ये सत्ता के हस्तांतरण को प्रदर्शित कर रहा था। अभी तो कोई सत्ता का हस्तांतरण हो नहीं रहा था। सर जब भारत आजाद हुआ था, अच्छा, उस समय अंग्रेजों के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को ये प्रदान किया गया था। अंग्रेजों के द्वारा? सॉरी सर, वहाँ मैं कंफर्म नहीं हूँ। अंग्रेज क्यों देंगे इनको? सर सेंगोल अंग्रेज क्यों देंगे? अंग्रेज की चीज तो है नहीं वो। सर सत्ता का हस्तांतरण किया जा रहा है। हाँ ठीक है, यह तो सही है। इसी के तो परिप्रेक्ष्य किसने दिया था वो? सर एग्जैक्ट नहीं पता है। चलिए, एक बात हमको आप सोशल कॉन्टेक्स्ट में चले आइए। ये बापू टावर का निर्माण हो रहा है, आप जानते हैं कहाँ हो रहा है? जी सर। कहाँ पर हो रहा है? बापू टावर का निर्माण सर पटना में ही हो रहा है सर, एग्जैक्ट लोकेशन। अरे पटना में तो सब होता है, उद्देश्य क्या है उसका? सर कुम्हरार में। कुम्हरार में? नहीं नहीं गर्दनी बाग में। एनीवे, तो उद्देश्य क्या है उसके पीछे का, फिलॉसफी मतलब क्या, पर्पस क्या है? सर बापू टावर में सर परीक्षा भवन सर उसमें बनाया जा रहा है। तब तो फिर परीक्षा भवन की चर्चा हम यहाँ नहीं करते। सॉरी सर। बापू के जीवन की जितनी सारी घटनाएं उसको एक मेमोरी के रूप में सहेजने के लिए उसको बनाया गया। चलिए, आप ये बताइए, चंपारण सत्याग्रह का नाम आपने सुना है? जी सर। उद्देश्य क्या था? सर वहाँ पे नीलहर किसानों की का जो शोषण हो रहा था, उसी के विरोध में गांधी जी ने वो सत्याग्रह शुरू किया था। अच्छी बात है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर फ्रॉम योर साइड। अभी देखिएगा कि भारत में नए संसद भवन का जी निर्माण किया गया, जिसकी चर्चा आप कर रहे थे। तो नए संसद भवन में जब धार्मिक क्रियाकलाप हो रहा था, पूजा हो रही थी वहाँ, जी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत से पुरोहितों को बुलाया। जी सर। ऐसा क्यों किया, जबकि वो जिस संसदीय क्षेत्र से हैं, बनारस, वो तो पुरोहितों का गढ़ है, वहां से पुरोहितों को क्यों नहीं बुलाया? सर वहाँ पे सेंगोल की स्थापना की जा रही थी। सेंगोल को वो तो ठीक है, सेंगोल की स्थापना की जा रही थी, या जो भी माने धार्मिक क्रियाकलाप वहां संपन्न हो रहा था, उसको संपन्न कराने के लिए दक्षिण भारतीय पुरोहितों का समूह बुलाया गया था। ऐसा क्यों? सर सेंगोल का संबंध भी चोल साम्राज्य से था, और चोल साम्राज्य दक्षिण में ही था, तो सर उसी को लेके नहीं, कोई और कारण था। सर उन दक्षिण भारतीय पुरोहितों के समूह को अधिनम कहा गया। अधिनम। सॉरी सर, इसके बारे में। चलिए, ये बताइए, आप लोक प्रशासन से हैं, है ना? सर ने प्रश्न पूछा भी आपसे। तो लोक प्रशासन में आपने देखा होगा, प्रशासन की विशेषता को बताने के लिए लूथर गुलिक महोदय ने पोस्टकॉर्प की अवधारणा प्रस्तुत की, आपने पढ़ा होगा। जी। लेकिन आधुनिक जो विद्वान है, उनका ऐसा मानना है कि गुलिक महोदय से एक चूक हो गई थी, एक भूल रह गई थी, है ना? प्रशासन की विशेषताओं में एक और विशेषता थी जो छूट गया था। आप बता सकते हैं कौन सी विशेषता छूट गई थी, जिसका आज के प्रशासन में बहुत महत्व है? सर उन्होंने वो प्रशासन के मानवीय पक्ष की उपेक्षा कर दी थी। नहीं, कम्युनिकेशन, संप्रेषण को छोड़ दिया था। बिना संप्रेषण के प्रशासन संभव नहीं है ना? तो ध्यान रखिएगा, संप्रेषण पढ़ा होगा आपने। जी जी वाचिक संप्रेषण और अवाचिक संप्रेषण, दोनों तरह के संप्रेषण होते हैं। जी। ठीक है, किसको हम वाचिक कहते हैं, किसको अवाचिक कहते हैं, या इसके आधार क्या है? जो सर वर्बल कम्युनिकेशन होता है, और वो तो आप अंग्रेजी में बोल दिए उसी को। हाँ, वाचिक क्या है? सर जो कम्युनिकेशन लिखित रूप में ना हो, वो सर वाचिक। और अच्छा। जो सर लिखित रूप में होता है, वो सर अवाचिक। यानी आप मुख्य परीक्षा दे के आए, वो क्या था, वाचिक या अवाचिक? सर वो अवाचिक था सर। और अभी जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं वो ये सर वाचिक। वाचिक है, पक्का है? सर श्योर नहीं। नहीं, वाचिक का मतलब होगा वैसा संप्रेषण जिसको लिख कर या बोल कर, है ना, संप्रेषित किया जाए, जिसमें शब्दों का इस्तेमाल हो, तो लिखने में भी और बोलने में भी, उसको हम कहते हैं वाचिक। और जो इशारों और भाव भंगिमाओं से हो, वो कहलाएगा अवाचिक। ठीक है, एक प्रश्न का उत्तर और दीजिए कि जैसे कि अभी देखिएगा, बिहार में जाति आधारित जनगणना हुई, तो जाति आधारित जनगणना का कोई और भी उदाहरण है क्या? विश्व में कहीं और भी जाति आधारित जनगणना होती है क्या? सर एक दो राज्यों ने पहले भी जाति आधारित जनगणना कराई है। नहीं, हम भारत के अलावे पूछ रहे हैं, किसी और भी देश में जाति आधारित जनगणना होती है क्या? सॉरी सर, इसके बारे में
कोई और देश जो जातीय आधारित जनगणना कराता हो? रिकॉल नहीं कर पा रहा। चलिए, एक लास्ट प्रश्न का उत्तर दे दीजिए कि जैसे अभी आपने देखा होगा भारत में, है ना, कल शांति के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। जी किनको दिया गया शांति का नोबेल पुरस्कार? नरगिस महमदा है ईरान की। हाँ हाँ, अभी वो कहाँ रहती हैं? सॉरी सर, उतना ज़्यादा जानकारी नहीं है उसकी। चलिए ठीक, थैंक यू सर। आप कुछ पूछेंगे? बस ठीक, धन्यवाद। ठीक, थैंक यू। मैं कम आइए। थैंक्स आपका घर कहाँ है, किस जिले में? सर, सारण जिला। हाँ, सारण जिला। सारण में। जी तो सारण के आसपास का जो इतिहास है जी उसको, उसकी विशिष्टता जो है उसको गौर करिएगा, वहाँ की उपज को गौर कीजिएगा, वहाँ की लोक कला और लोक संस्कृति, लोक साहित्य को जो दिखाने वाले हैं जी। उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा आप ठीक से। ठीक। बाकी सर बताएंगे। रोहित जी देखिए, प्रेजेंटेशन आपका ठीक था, ड्रेसिंग सेंस तो खैर बहुत अच्छा है, लाजवाब कह सकते हैं उसको आप, है ना। कॉन्फिडेंस का लेवल थोड़ा ऊंचा रखिए, क्योंकि चेहरे पर कई बार जब उत्तर नहीं दे पाते, स्वाभाविक है वो तनाव घबराहट आएगी। वो आ रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था, और घबराहट के कारण कई बार आपकी उंगलियां भी ये हो रही थी। विषय जो है, चाहे आप हिंदी साहित्य के बारे में कहें या लोक प्रशासन, ना अच्छा कर लीजिए, मैंने सुपरफिशियली अच्छा कर लीजिए ना उसको, ठीक। बहुत गहराई में जाकर नहीं पूछेंगे, वो तो मेंस में पूछ चुके हैं आपसे। जी जी। अब तो केवल पर्सनालिटी टेस्ट बाकी है ना। इसके अलावा करेंट इश्यूज को, है ना, ठीक की देखिए, क्योंकि आपका इंटरव्यू कितने तारीख को है? 18 तारीख। 18 को समय है आपके पास, है ना। तो अभी लगातार अखबार एक मिनट जरूर पढ़िए, हिंदी अखबार, और बढ़िया से पढ़िए, है ना। और राज्यसभा टीवी मोबाइल पर आता है, देख लीजिए। तो उसमें क्या होगा कि जो अभी हाल के दिनों में जो भी घटनाक्रम, है ना, हो रहा है, उस पर डिबेट बहुत विश्वसनीय आता है, आंकड़े भी अच्छे आते हैं, तो आपको हेल्प करेगा वो। ठीक है ना। और बिहार की जानकारी सर ने जैसे बताई दी आपको कि सारण जिले से हैं, तो उसके सारण जिले का सामाजिक, आर्थिक, है ना, सांस्कृतिक या भौगोलिक जो विशेषता है उसको बढ़िया से पढ़ जाइए एक बार। ठीक है। बाकी बहुत बढ़िया है। आपको 65 मार्क्स मिला है 100 में, यानी 65% मार्क्स मिल गया है। तो अगर थोड़ा सा इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा तो और बेहतर हो जाएगा, और फिर सिलेक्शन भी होगा। ठीक है। 10 नंबर आप आराम से इंक्रीज कर सकते हैं, इसमें 75 ला सकते हैं आप। 75 में श्योर शॉट है सिलेक्शन। तो वो आपको डिपेंड करेगा कि कितना आप इसको, 18 अभी समय है आपको, तो थोड़ा उसको रिकॉल करना है। पढ़ना थोड़ा है, रिकॉल, जैसा सर कितना बढ़िया बताए, रिकॉल कर लेना है, झाड़ दीजिए, खाली ब्रश मार दीजिए, पढ़ा हुआ है लेकिन सर बस बस। और 8-10 जो करंट इश्यूज जो अभी हैं राष्ट्रीय महत्व के, हमारे राज्य के महत्व को, उस पर अपनी पकड़, अपना ओपिनियन जरूर रखिएगा। बस, धन्यवाद, इतना करिए। ठीक, बेस्ट ऑफ लक, सफलता आपकी होगी। थैंक्स। चलिए।